यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड जो माइंड को बिल्कुल घुमा देते हैं ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A patient with a history of schizophrenia is prescribed clozapine. Which of the following laboratory result would require the nurse to notify the physician? पहला ऑप्शन क्या है कि WBC बहुत कम है। कितनी कम है? ओनली 3500 है। ठीक है, तो ये एक अबनॉर्मल फाइंडिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट कितनी है यहाँ पे? 1500 है। फिर बोल रहा है प्लेटलेट काउंट बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। फिर बोल रहा है हीमोग्लोबिन लेवल, ये भी किस में है? नॉर्मल रेंज में है। तो हमारे ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए क्योंकि दोनों नॉर्मल रेंज में है। ठीक है, और अब नॉर्मल में कौन सा ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा WBC, तो WBC इसका आंसर जाएगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप खुद फिगर आउट कर सकते हो अगर ये एग्जाम में आता है तो। पर इसमें समझाने का क्या है? इस क्वेश्चन को क्या उठाया, क्यों उठाया? देखो, इसमें समझाने की ये चीज़ है कि लोग जो क्लोजापाइन है जो सिजोफेनिया के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं बेटा, वो क्या करता है? वो करता है ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। क्या करता है? ए ग्रैनुलोसाइटोसिस करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि डेंजरसली सप्रेशन करेगा, सप्रेस कर देगा किसको? WBC को। तो WBC नॉर्मल कहाँ तक रहती है? 4000 तक रहती है, आपको पता है। इसके नीचे जाएंगी तो क्या हो जाती है? बहुत सप्रेस हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत ही ज्यादा सप्रेस है। ये किसको दर्शा रहा है? इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड रिक्वायर इमीडिएट नोटिफिकेशन एंड पॉसिबल डिसकंटिन्यूशन इस दवाई का। ठीक है, कि इतना पहुंच चुका है तो ये रिस्क में किस में आ जाएगा? पेशेंट, इसको इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत कम कर दी है इस दवाई ने। तो इस दवाई को या तो चेंज करो या फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन सही जाने वाला है। मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया आपको और बताने के लिए, क्योंकि देखो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल जो काउंट होता है बेटा, वो क्या होता है? नॉर्मल रेंज है उसकी। कितनी नॉर्मल रेंज है उसकी? ये नॉर्मल रेंज के अंदर अंदर है। अगर वो 1000 से कम चला जाए, क्या एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो 1000 से या 1500 से नीचे दिया होता, तो ये भी क्या होता? एक डाउट आ जाता है इसमें भी कि ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। पर ये भी क्या है? ये भी यहाँ पे क्या है? नॉर्मल है। तो ये क्वेश्चन इसलिए उठाया है कि आपको ये बता सके कि एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल जो काउंट होता है ANC, वो 1500 से ऊपर जो होता है वो नॉर्मल होता है। इसके नीचे आया तो अब नॉर्मल कंडीशन होती है। और क्लोजापाइन क्या होता है? उसका साइड इफेक्ट वो क्या करता है? ए ग्रैनुलोसाइटोसिस करता है, इसलिए क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। Next question. A patient with diabetes mellitus is admitted with the blood glucose level 450. कितना है? 450 mg per dl. Which of the following intervention should the nurse prioritize? क्या करेगी? इंसुलिन लगाएगी, एडमिनिस्टर इंसुलिन एस्पर्ट, एडमिनिस्टरिंग नॉर्मल सलाइन IV एंड मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, एनकरेजिंग ऑरल फ्लूइड इनटेक। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम इंसुलिन लगा दो। ठीक है, इसका आंसर इंसुलिन गलत है, मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका आंसर अगर आप ओरल फ्लूइड सोच रहे हो तो ये भी गलत है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो क्या बचा? एडमिनिस्ट्रेटिंग नॉर्मल सलाइन IV। अब आपको एक एक ऑप्शन का आपको बताते कि ये क्यों नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिंग इंसुलिन एस्पर्ट। ये करेक्टली क्या है? इनकरेक्ट है यहाँ पे इनिशियली, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। बट यहाँ पे बेटा क्या है? प्रायोरिटी पे क्या करना है हमें? फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है। अच्छा, क्यों करना है फ्लूइड रिप्लेसमेंट? क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया में पेशेंट है, और जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया, तो बॉडी में क्या देखने को मिलता है? ऑस्मोटिक डायूरेसिस देखने को मिलता है। तो किसकी ओर लेके जाता है? सिवियर डिहाइड्रेशन की ओर वो लेके जाता है। तो यहाँ पे फ्लूइड को एस्टेब्लिश करना और फ्लूइड को करेक्ट करना, रिप्लेस करना इसलिए जरूरी है इंसुलिन लगाने से पहले। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या होगी? नॉर्मल सलाइन IV। ये इसका सही आंसर जाएगा। और ये इसका आंसर क्यों नहीं है? ये बाद में। सबसे पहले हमें क्या करना है? फ्लूइड को मेंटेन करना है, फ्लूइड को स्टेबलाइज करना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि इतना जब चला जाता है तो बॉडी ऑस्मोटिक डायूरेसिस दिखाने लग जाती है और बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसलिए ये यहाँ पे गलत है और ये सही है। हाइपोग्लाइसीमिया का ध्यान हम तब रखते हैं जब इंसुलिन लगा देते हैं, कि इंसुलिन लगाने के बाद पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं चला गया।
एनकरेजिंग ओरल फ्लूइड इनटेक। अब आप बोलोगे मैम इसमें भी तो हम हाइड्रेशन दे रहे हैं। बेटा यहाँ पे ओरल दे रखा है, हमें पेशेंट जो है वो अक्यूटली इल है, पेशेंट क्या है यहाँ पे अक्यूटली कोई सिम्टम दिखा रहा है, अक्यूटली इल है, हमें इसका तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, हम ओरल फ्लूइड के लिए नहीं वेट कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे आईवी फ्लूइड देंगे। आईवी फ्लूइड क्या है यहाँ पे? नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सिवियर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द जॉ एंड लेफ्ट आर्म, द ईसीजी शो एसटी सेगमेंट इवैल्यूएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड द नर्स एंटिसिपेट। अब ये क्वेश्चन देख के बेटा आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि मैम ये तो एमआई की कंडीशन है, एमआई की कंडीशन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आप सबसे पहले ट्रीटमेंट उसका क्या करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड द नर्स एंटिसिपेट। तो क्या करोगे? नाइट्रोग्लिसरीन उसको दोगे, थ्रोम्बोलाइटिक्स वहाँ दोने वाले हो, प्रिपेयर करोगे उसको कार्डियक कैथराइजेशन के लिए, या फिर क्या करोगे? बीटा ब्लॉकर एडमिनिस्टर कर दोगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा कार्डियक कैथराइजेशन, सी इसका आंसर जाएगा। अच्छा क्यों जाएगा? तो ऑप्शन पहले ए से देखते हैं कि ये इनकरेक्ट क्यों है। देखो नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है? वो पेन से आपको राहत पहुंचाएगा, रिलीफ कराएगा पेन से। ओके, ये क्या करता है? डज नॉट री ओपन द ब्लॉक्ड आर्टरी, जो आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है, ब्लॉक होने के बाद जो आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है उसको ये ओपन वहां पे नहीं करने वाला है, तो ये कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा क्या है? थ्रोम्बोलाइटिक्स। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स। ये क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये क्या होता है? यूज्ड इफ कैथ लैब इज नॉट अवेलेबल विद इन 90 मिनट, पीसीआई इज प्रेफर्ड। मान लो पेशेंट को क्या आया बेटा? हार्ट अटैक आया, ठीक है, हार्ट अटैक आ चुका है, ठीक है, 90 मिनट्स उसको होने जा रहे हैं, अभी तक उसको कोई भी कार्डियक कैथराइजेशन नहीं मिला है उसको, ठीक है, नहीं हो पा रहा है। उस कंडीशन में आप क्या देते हो? थ्रोम्बोलाइटिक्स देते हो। क्या देते हो? थ्रोम्बोलाइटिक्स। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि अगर कैथ लैब इज नॉट अवेलेबल विद इन 90 मिनट्स तभी हमें इसको यूज करना है। पर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है किसका? कार्डियक कैथराइजेशन का। तो इसको क्या बोलते हैं? दूसरा पीसीआई। पीसीआई क्या होता है? परक्यूटेनियसली कोरोनरी इंटरवेंशन। क्या है? कोरोनरी इंटरवेंशन। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कार्डियक कैथराइजेशन करते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है और 90 मिनट्स होने जा रहे हैं पेशेंट को, तो आप क्या दे सकते हो? थ्रोम्बोलाइटिक्स दे सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए ये आंसर नहीं है, क्योंकि पीसीआई परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन जो होता है वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है, ठीक है। सी आंसर क्यों है आपको बता दिया, क्योंकि इसका देखो पीसीआई जो है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन और कार्डियक कैथराइजेशन, इसका मतलब दोनों क्या है? यहाँ पे हम स्टंट डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? स्टंट डाल रहे हैं, प्लेसमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये ही जाता है बेटा, ठीक है, ये ही जाएगा। ये क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड है। विद इन 90 मिनट ऑफ अराइवल ऑफ एसटी सेगमेंट इवाल्युएशन एमआई, ये रट लो। कोई पेशेंट है जिसको एसटी सेगमेंट इवाल्युएशन एमआई है, ठीक है, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट होता है विद इन 90 मिनट्स, वो कौन सा होता है? शंट डालने का होता है, ध्यान रखना। मतलब कि उसका दूसरा नाम क्या है? पीसीआई। पीसीआई मतलब परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? कार्डियक कैथराइजेशन। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी इसका क्यों आंसर नहीं है? हेल्प रिड्यूस वर्कलोड। ये क्या करेगा? वर्कलोड कम करने में मदद करेगा, पर ये कोई इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ सीओपीडी इज एडमिटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, द पेशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 88% ऑन रूम एयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक। तो बताओ इसमें से क्या करेगी? 88 पे है पेशेंट, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का जो है ऑन रूम एयर वो कितना है? 88% है। तो इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे 6 लीटर का, या ऑक्सीजन देंगे 2 लीटर का, सॉरी, और एनकरेज करेंगे पेशेंट को कि आप ब्रीदिंग करें धीरे धीरे, या प्रिपेयर करेंगे फॉर इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन के लिए उसको प्रिपेयर करेंगे। इसमें आंसर बताओ क्या जाने वाला है? इसका आंसर जाएगा बेटा बी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट 2 ml 2 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैनुला। क्यों जाएगा? ये आंसर सही बताते हैं, पहले करेक्ट आंसर की बात करते हैं ऑप्शन वाइज। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट 6 लीटर पर मिनट वाया मास्क। इससे क्या होगा? ये बहुत ज्यादा मात्रा है, तो ये टू हाई, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये क्या करेगी? कैन सप्रेस हाइपोक्सिक ड्राइव इन सीओपीडी पेशेंट। सीओपीडी पेशेंट के अंदर जो हाइपोक्सिक ड्राइव होती है खुद से सांस लेने का, वो
क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। तो पेशेंट जो है वो खुद से सांस नहीं लेगा, क्योंकि उसको इतनी हाई लेवल का ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो खुद से क्यों करेगा, तो क्या कर देगी ये चीज, उसको सप्रेस कर देगी उसकी हाइपोक्सिक ड्राइव को। इससे पेशेंट हो सकता है कि खुद से भी सांस ना ले। ठीक है, तो ये इसका गलत आंसर है, ये इसका आंसर नहीं होगा। सी दूसरा इसका आंसर सही क्यों है, ये वाला सेफ है, एक तो इफेक्टिव है, इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा ऑक्सीजनेशन वाइल अवॉइडिंग CO2 रिटेंशन। इससे ऑक्सीजनेशन O2 इंक्रीज हो रही है बॉडी में, और CO2 रिटेंशन भी यहाँ पे नहीं देखने को आपको मिलेगा, इसलिए ये सही आंसर है। एनकरेज द पेशेंट टू ब्रीथ स्लोली, यूजफुल है बट प्रायोरिटी पे नहीं है बेटा। प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे अक्यूट हाइपोक्सीमिया हुआ है पेशेंट को, तो यहाँ पे ये यूजफुल तो है पर प्रायोरिटी पे नहीं है। डी क्या है, इंट्यूबेशन के लिए उसको प्रिपेयर करना। नोट इंडिकेटेड अनलेस पेशेंट इज इन रेस्पिरेटरी फेलियर, जब तक पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में नहीं आएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर में नहीं आएगा तब तक पेशेंट को हम इंट्यूबेट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक पेशेंट है जिसको स्पाइनल कोड का इंजरी हुआ है, उसको रिस्क है किसका, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का। सीधा सीधा सिंपल पूछ रहा है कि इनमें से बता दो कौन सा सिम्टम आएगा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑटोनोमिक जो डिसरिफ्लेक्सिया है वो क्या करता है, सिवियरली हाइपरटेंशन करता है, सिवियरली हाइपरटेंशन, एंड क्या करता है, रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया करता है, रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, ब्रैडीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाइपोटेंशन किस में देखने को मिलता है, आपको स्पाइनल शॉक के अंदर देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना। स्पाइनल शॉक के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। और क्या क्या देखने को मिलता है स्पाइनल शॉक में, स्पाइनल शॉक में एक तो हाइपोटेंशन हो गया, और क्या हो गया, फ्लैसिड पैरालिसिस और एरिफ्लेक्सिया हो गया। ये किस में होता है, ये भी स्पाइनल शॉक में होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। A patient is prescribed gentamicin for a bacterial infection. Which of the following lab value should the nurse monitor closely? Option A liver enzyme, option B creatinine level, option C क्या है white blood cells, and option D क्या है platelets count। तो बताओ किसी को जेंटामाइसिन चल रही है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, कौन सी लैब वैल्यू को हम प्रायोरिटी देंगे, उसको नर्स क्लोजली मॉनिटर करेगी। तो इसका राइट आंसर है बेटा क्रेटिनिन लेवल्स। क्यों, क्योंकि जेंटामाइसिन जो होती है, जेंटामाइसिन जो होती है बेटा वो क्या होती है, वो होती है नेफ्रो एंड ओटो, क्या, नेफ्रो एंड ओटो टॉक्सिक, नेफ्रन और ओटोटॉक्सिक। तो नेफ्रो के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रेटिनिन लेवल्स चेक करेंगे, क्योंकि जेंटामाइसिन कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, वो है अमीनोग्लाइकोसाइड्स, और वो क्या करते हैं, अक्यूट किडनी इंजरी करते हैं, इसलिए उसके लिए हमें क्या करना है, सीरम क्रेटिनिन एंड यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है क्लोजली। WBC इसमें नहीं आएगा, ठीक है, प्लेटलेट्स भी इसमें नहीं आएगा। इसका आंसर क्या जाएगा, क्रेटिनिन लेवल। पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग ए थायराइड स्ट्रॉम, एक पेशेंट है उसको क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, थायराइड स्ट्रॉम उसको आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड द नर्स एंटिसिपेट एडमिनिस्ट्रेटिंग। अब इसमें ऑल ऑफ द अबाउ आंसर देख के आपको लग रहा होगा कि ऑल ऑफ द अबाउ है, तो हाँ इसका करेक्ट आंसर भी ऑल ऑफ द अबाउ ही है, पर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबाउ नहीं दिया हो तो क्या करोगे, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबाउ। देखो जो थायराइड स्ट्रॉम होता है बेटा, उसमें जो ट्रीटमेंट चलता है वो मल्टी थेरेपी अप्रोच होती है, मल्टी ड्रग अप्रोच होती है। ठीक है, तो उसमें हम पीटीयू क्या है यहाँ पे, प्रोफाइल थियोयूरासिल, ये भी यूज लेते हैं। ये क्या करता है, ब्लॉक करता है हार्मोन सिंथेसिस को, ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा हार्मोन सिंथेसिस को। एंड पेरिफेररी, क्या पेरिफेररी T4 से T3 में जो चेंज हो रहा है कन्वर्जन, उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। मतलब कि क्योंकि यहाँ पे थायराइड बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हार्मोन, इसलिए हमें उसको स्टॉप करना है, तो ये भी हम देंगे। ये तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट होता है, आपको पता है। मीथियोमाजोल क्या होता है, ये भी करेक्ट है, क्या करेगा, ब्लॉक करेगा सिंथेसिस को। जो नेक्स्ट है वो क्या है, प्रोपेनॉल, ये भी क्या करेगा, कंट्रोल्स करेगा एड्रेनर्जिक सिम्टम को। जो एड्रेनर्जिक सिम्टम जो आते हैं थायराइड स्ट्रॉम में, उनको क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा और इनहिबिट करेगा। फिर से ये भी क्या इनहिबिट करेगा, T4 का T3 में कन्वर्शन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सारी दवाइयां चलती हैं, ओनली अपन ये देख लेते हैं और हमें लगता है कि हाँ यही इसका करेक्ट आंसर है, बाकी दवाई छोड़ देते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। Patient is prescribed warfarin and is also taking aspirin. Which of the following lab value should the nurse monitor closely? PT, APTT, INR and platelets count. देखो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल सीधा सिंपल सा है, पर आपको घुमाने के लिए एक और चीज ऐड कर दी, क्या, एस्पिरिन।
अब एस्प्रिन को सोच के आप पढ़ जाओगे, अगर एस्प्रिन नहीं होता तो सीधा सीधा आपका आंसर जाता मैम INR, पर यहाँ पे एस्प्रिन डाल दिया तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सवाल पूछा है, एक वर्ड घुसेड़ दिया, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा आंसर है इसका क्या INR। क्योंकि हम जब भी करते हैं वारफेरिन, जब भी चलता है तो हम उसके लिए उसका थेराप्यूटिक रेंज देखने के लिए हम हमेशा INR पे फोकस करते हैं। तो नर्स किसको मॉनिटर करेगी क्लोजली, INR को मॉनिटर करेगी। एस्प्रिन से कंफ्यूज मत होना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा आपको घुमाने फिराने के लिए और आप फिर गलत करके आते हो, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एस्थमा इज प्रिस्क्राइब, क्या है यहाँ पे, फ्यूटिकासोन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड टू द पेशेंट। फर्स्ट क्या है, यूज द इनहेलर एज नीडेड फॉर अक्यूट सिम्टम। बी क्या है यहाँ पे, राइज द माउथ आफ्टर ईच यूज। सी क्या है, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। एंड डी क्या है, यूज अ स्पेसर विद द इनहेलर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर जाने वाला है बी। बी इसका राइट आंसर क्यों जाएगा, उससे पहले एक बार देखते हैं, ए से शुरुआत करते हैं कि ए इसका करेक्ट आंसर क्यों नहीं है। देखो सबसे पहले तो कौन सी प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है, फ्लूटिकासोन चल रही है, ठीक है। ये चीज क्या है बेटा, ये क्या है, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो इनहेलेशन के फॉर्म में किस में दिया जा रहा है, एस्थमा में दिया जा रहा है। ये हम किस लिए यूज करते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा सिम्टम है। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एंड प्रिवेंशन एस्थमा सिम्टम्स, ठीक है। इसको ये क्या करता है, इसलिए ये क्या आता है, यूज आता है, क्या आता है यूज, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। इट्स नॉट अ रेस्क्यू मेडिकेशन। यहाँ पे क्या दे रखा है कि अक्यूटली सिम्टम्स आए हैं और आप वहां पे एज नीडेड, जब नीड पड़े तब दे दो। तो बेटा ये कोई क्या नहीं है, रेस्क्यू मेडिकेशन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी है, मेंटेनेंस ड्रग है। तो ये आंसर यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा आंसर क्या है इसका, जो सही आंसर है, राइज द माउथ आफ्टर ईच यूज। देखो जब भी आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हो इनहेल फॉर्म में, आपको हर यूज के बाद माउथ को जो है कूला करके साफ करना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा। क्या प्रिवेंट हो जाएगा बेटा, ओरल थ्रश, ओरल थ्रश बन जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में अगर आप लेते हो तो, इसलिए मुंह को रिंस करना धोना जरूरी है, ठीक है। ओरल थ्रश का पूरा नाम क्या है यहाँ पे, ओरोफेरेंजियल, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, ठीक है। तो ये इसको कर देता है, इसलिए हमें मुंह को साफ करना जरूरी है ताकि ओरल इरिटेशन से हम बच जाएं। नेक्स्ट क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसका, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे इररेलेवेंट है, ठीक है। डी क्या है, यूज अ स्पेसर विद द इनहेलर। स्पेसर क्या होता है बेटा, स्पेसर कैन बी यूजफुल स्पेशली विद द मेटर्ड डोज इनहेलर। जो मेटर्ड डोज आता है इनहेलर का, उसमें क्या होता है, यूजफुल होता है टू इम्प्रूव मेडिकेशन डिलीवरी, ठीक है। एंड क्या करता है, वो रिड्यूस भी कर देता है किसको, ओरोफेरेंजियल डिपोजिशन को। पर यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल नहीं है इतना, यहाँ पे मेन चीज क्या है कि हमें माउथ को साफ करना है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, राइज द माउथ आफ्टर ईच यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेशेंट है, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब उसको लगी हुई है, उसको क्या हो रहा है, अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज। आप ये चीज ध्यान रखना, जब भी ट्रैकेस्टोमी ट्यूब लगी होती है उसके बाद क्या चांसेस रहते हैं उसके ब्लॉकेज के। कैसे ब्लॉकेज के, एक तो वो बाहर निकल के आ जाए, लीक हो जाए। एक तो ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है कि कोई म्यूकस ज्यादा बन रहा हो तो उसको ब्लॉक कर देगा ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को। तो क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। हम आपको पता है ना कि हम सक्शन प्रोसीजर तभी करते हैं जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट धीरे धीरे जाने लगता है, तो डॉक्टर बोलता है कि इसका सक्शन कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि उसके ट्रैकेस्टोमी ट्यूब में क्या हो गया है, म्यूकस प्लग हो गया है, इसके कारण उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फील हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाने वाला है, यहाँ पे आंसर जाएगा बेटा ए, सक्शनिंग द ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। क्योंकि यहाँ पे म्यूकस प्लग की वजह से, जो कि कॉमन कॉज है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, अगर कोई ट्रैकेस्टोमी ट्यूब किसी पेशेंट को लगी हुई है तो हमें क्या करना है, सक्शनिंग करनी है। ऑक्सीजन वाया नेजल मास्क, ऑप्शन बी, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट रूट है, इससे नहीं देना है, ठीक है। नेजल कैनुला से देने का क्या मतलब, जब ट्रैकेस्टोमी ट्यूब लगी हुई है। ऑप्शन सी क्या है, एनकरेज करना है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बेटा यहाँ पे अक्यूट क्या हुआ है, ट्रैकिया ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, यहाँ पे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कोई भी मतलब नहीं है। डी क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर ट्यूब रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे जब सक्शन फेल हो जाएगा,
ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, सक्शनिंग करी, उससे ठीक हो गया, अच्छी बात है। नहीं होता है, बार बार आपने सक्शनिंग करी फिर भी नहीं हो रहा है, और आप ज्यादा सक्शनिंग कर नहीं सकते, क्योंकि क्या होगा, पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाएगा, आप सारी O2 जो है वो पूरा खींच के बाहर निकाल दोगे, तो पेशेंट में ऑक्सीजन की ड्राइव हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा। इसलिए आप बार बार ज्यादा सक्शन कर भी नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, फिर आप ट्यूब को रिप्लेस करोगे। पर फर्स्ट अटेम्प्ट हम क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ डीवीटी इज प्रिस्क्राइब एनोक्सापेरिन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैब वैल्यू शुड द नर्स मॉनिटर, प्लेटलेट्स काउंट, एपीटीटी, पीटी एंड एंटी फैक्टर एक्से। पहली बात तो क्या है बेटा, यहाँ पे एनोक्सापेरिन जो है वो क्या चीज है, वो क्या है बेटा, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन है। ठीक है, अब आप सोचो कि मैम हिपेरिन है ये, तो चलो एपीटीटी इसका आंसर है, गलत। एपीटीटी इसका आंसर नहीं है, ना ही पीटी इसका आंसर है, ना ही एंटी फैक्टर एक्से लेवल इसका आंसर है। इसका आंसर क्या जाएगा, प्लेटलेट काउंट जाएगा। अच्छा, प्लेटलेट काउंट क्यों जाएगा मैम, यही हमें क्यों मॉनिटर करना है, क्योंकि बेटा हिपेरिन क्या करता है, वो क्या करता है, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करता है। क्या करता है, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करता है। इसलिए हमें लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन के लिए हमेशा एंड हमेशा क्या करना है, प्लेटलेट काउंट्स पे ज्यादा फोकस रखना है। एंड ओनली हिपेरिन दे दो तो किस पे रखोगे, एपीटीटी। एपीटीटी ऑप्शन में नहीं है तो क्या ऑप्शन दोगे, पीटी ऑप्शन दोगे। और वॉरफेरिन के लिए क्या करते हैं, आईएनआर देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत चेंज आता है, कुछ और डिजीज डाल दी, फिर कुछ और मेडिकेशन डाल दी, पर क्वेश्चन का जो टाइप आता है वो ऐसे ही आते हैं। एक पेशेंट है जो सीओपीडी का है, उसको कौन सी दवाई चल रही है, उसको स्टेरॉइड चल रहा है। कौन सा स्टेरॉइड चल रहा है, प्रेडनिसोलोन चल रहा है। आप प्रेडनिसोलोन का साइड इफेक्ट आपसे पूछा है कि बता दो इनमें से नर्स क्या मॉनिटर करेगी, तो ये सारे ही क्या हैं, स्टेरॉइड के क्या हैं बेटा, ये साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, हाइपर स्टेरॉइड्स क्या करता है, हाइपरग्लाइसीमिया करता है, ये ध्यान रखना, हाइपरग्लाइसीमिया कर देता है। तो जो पेशेंट डायबिटीज वाला है और उसको स्टेरॉइड चल रही है तो उसमें स्पेशल ध्यान दे लेना, क्योंकि उसका जो ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज है उसको क्या कर लेगा, हाइड कर लेगा ये दवाई, तो उस पर ध्यान रखना। हाइपोकैलेमिया करता है, क्या स्टेरॉइड्स हाइपोकैलेमिया भी कर देता है। ठीक है, वेट गेन करवाता है, कैसे करवाएगा, फ्लूइड रिटेंशन करके, इंक्रीज एपेटाइट करके, ये क्या करवाता है, क्या करवाता है बेटा, ये वेट गेन कराता है। तो ये सारे ही इसके क्या है, साइड इफेक्ट हैं। तो आपको ये तो साइड इफेक्ट हैं ही, और भी याद करने हैं। ठीक है, मैंने आपको 10 दवाई बता दी है, 10 ड्रग जो कि इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पे जाके देख लेना। वो 10 की 10 तो हमें पूरी पढ़नी है, वो जो ग्रुप से बिलोंग करती है वो भी हमें पढ़ना है, क्योंकि वो 10 दवाई ऐसी हैं हर जगह, हर वार्ड में, हर आईसीयू में, हर सर्जरी में, जहां भी हर जगह काम आती है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा दवाई है, तो ज़रूर पढ़ना उनके सब चीज़ों के बारे में, उनके साइड इफेक्ट, उनका एडवर्स इफेक्ट, उनका यूज़। ठीक है, सब कुछ पढ़ के जाना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पेशेंट है, उसको प्रिस्क्राइब क्या करी गई है, मेटफॉर्मिन करी गई है टाइप 2 डायबिटीज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड टू द पेशेंट। ऑप्शन ए है टेक द मेडिकेशन ऑन एम्प्टी स्टमक, ऑप्शन बी है मॉनिटर फॉर साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी है स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन इफ जीआई अपसेट अकर्स, डी है हैव किडनी फंक्शन टेस्ट डन रेगुलरली। तो इसका ऑप्शन क्या जानने वाला है, डी इसका ऑप्शन जाएगा, किडनी टेस्ट हमें रेगुलरली चेक करना है। देखो ऑप्शन ए क्यों गलत है, क्योंकि बेटा मेटफॉर्मिन जो होती है वो खाने के साथ ली जाती है, ताकि क्या हो सके, रिड्यूस हो सके जीआई अपसेट, जीआई अपसेट क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया आपको देखने को मिल सकता है जब बेटा अगर मोनोथेरेपी चल रही है, मोनोथेरेपी मतलब एक ही दवाई चल रही है, तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया देखना थोड़ा रेयर होता है पर थोड़ा रेयर होता है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं जाने वाला है। स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन इफ जीआई अपसेट अकर, ये भी अच्छी बात है, पर क्या चीज है यहाँ पे, जीआई अफेक्ट्स आर कॉमनली अर्ली। अगर आप ये दवाई दोगे तो जीआई अपसेट होना कॉमन है, तो आप मेडिकेशन को स्टॉप नहीं कर सकते हो इससे, बल्कि इससे जगह क्या कर सकते हो कि जीआई अपसेट होता है तो इसको आप खाने के साथ लो, आपको अपसेट नहीं होगा, तो हमें स्टॉप नहीं करनी है। हैव किडनी फंक्शन टेस्ट डन रेगुलरली, ये बहुत अच्छा आंसर है। इससे क्या होता है, रिस्क फॉर लैक्टेटिक एसिडोसिस विद रीनल इम्पेयरमेंट, क्योंकि अगर किसी पेशेंट में रीनल इम्पेयरमेंट है तो किसके चांसेस बढ़ जाते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस के चांसेस बेटा बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर मेटफॉर्मिन चल रही है तो किडनी फंक्शन टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब केस बेस देखो, एक 75 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको हिस्ट्री किसकी है, एट्रियल फिब्रिलेशन का उसको हिस्ट्री है।
एक एंटी कोगुलेशन थेरेपी उसको चल रही है, किसके साथ, वॉरफेरिन के साथ। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो प्रेजेंट है, सडनली उसको ऑनसेट होता है क्या, सिवियर हेडेक। बेटा सिवियर हेडेक हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। पेशेंट का आईएनआर कितने पे पहुंच गया, 3.5 पे पहुंच गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द पेशेंट सिम्टम, तो इसमें आंसर क्या जाएगा, इस्केमिक शॉक जाएगा, हेमरेज स्ट्रोक जाएगा, या सीजर जाएगा, या हाइपरटेंशन क्राइसिस जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा हेमोरेजिक स्ट्रोक। अच्छा, इसका आंसर क्यों जानने वाला है, पहले पढ़ लेते हैं। ए, इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है लेस लाइकली होता है विद हाई एनआर। जब हाई आईएनआर जब हाई होगा तो इसके अंदर स्केमिक स्ट्रोक होना क्या होता है, लेस लाइकली होता है। हेमोरेजिक यहाँ पे करेक्ट है, क्यों, क्योंकि इवाल्वेट आईएनआर प्रीडिस्पोज टू इंट्राक्रैनियल ब्लीड, ठीक है। आईएनआर यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या दर्शा रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, और फार्माकोलॉजी की अगर आपने मेंबरशिप बाय कर रखी है, जो बच्चे मेंबरशिप में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ पता है कि वॉरफेरिन एंड हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को थिन करता है। तो हमेशा ये जब चलता है तो हम हमेशा क्या असेस करते हैं, ब्लीडिंग असेस करते हैं। अब ब्लीडिंग चाहे इंटरनल हो चाहे आउटसाइड हो, तो स्पेशली इंटरनल ही होती है, क्योंकि हम ऑब्वियसली वॉरफेरिन एंड हिपेरिन बॉडी के अंदर चला रहे हैं, बाहर स्किन पे टॉपिकल तो हम दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम इंटरनल ब्लीडिंग देखते हैं, यहाँ पे जरूर असेस करते हैं अगर ये चल रहा है। तो यहाँ पे आईएनआर बढ़ा हुआ है, अगर ये 3.5 से सिर्फ 4 भी पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी होगी। तो हम क्या देखते हैं, ब्लीडिंग पेशेंट को हो तो नहीं रही है, क्योंकि ब्लीडिंग के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो जब आईएनआर बढ़ा हुआ तो इसमें स्ट्रोक देखने का तो मतलब बनता ही नहीं है। हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या बता रहा है कि इंटरक्रेनियल ब्लीडिंग हो रही है, और क्रेनियल ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए पेशेंट को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बेटा, हेमोरेजिक स्ट्रोक जाएगा। सीजर जो है सिम्टम है, नॉट द प्राइमरी कॉज, ये कोई प्राइमरी कॉज नहीं है, बस ये सिम्टम है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर सीजर यहाँ लिखा था तो समझ में भी आता, ऑप्शन में सीजर लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या है, हाइपरटेंशन क्राइसिस से हो सकता है कि उसको सरदर्द हो, पर आईएनआर और हाई ब्लीड रिस्क जो है वो किस में देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हेमोरेजिक स्ट्रोक में देखने को मिलेगा। तो हाइपरटेंशन क्राइसिस से सिवियर हेडेक को रिलेट मत करना। इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इस क्वेश्चन में देखने की, वॉरफेरिन और आईएनआर, ये है। सिम्टम्स भी तुम भूल जाओ, ठीक है, ये देखने का है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 60 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, हाइपरटेंशन भी उसको प्रेजेंट है। वो कंप्लेन किसकी कर रहा है, मसल वीकनेस की और फटीग की कर रहा है। उसका पोटेशियम लेवल जो है बहुत ज्यादा है, कितना है, 6.5 हो चुका है, जो कि नॉर्मल रेंज से बाहर जा चुका है, बड़ा हुआ है। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज मोस्ट लाइकली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पेशेंट हाइपरकैलेमिया। तो जिसने भी, मैं फिर से कह रही हूँ, जिसने मेंबरशिप ले रखी है, जिसने फार्माकोलॉजी की वीडियो पढ़ी है, उसको पता है कि जो प्रिल ग्रुप होता है, कौन सा, एज इनहिबिटर्स वाला, वो क्या करता है, हाइपरकैलेमिया करता है। क्या करता है, हाइपरकैलेमिया करता है, ठीक है। वो क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को तो डिक्रीज कर देगा। यही इसका सही आंसर, ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को तो डिक्रीज कर देता है और K+ को इंक्रीज कर देता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ देखने को आपको मिलेगा। अमिलोडोपाइन का इसका पे क्या है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, किसके ऊपर, K+ के ऊपर। फ्रूसेमाइड जो होती है वो पोटेशियम को लो करती है, ना कि हाई, ठीक है। और जब और फ्रूसेमाइड की एक बात और सुन लो इंपॉर्टेंट, फ्रूसेमाइड तभी दिया जाता है जब K+ का जो लेवल है वो नॉर्मल रेंज के अंदर हो, तभी दोगे, ना तो ज्यादा में ना कम में, नॉर्मल के अंदर होता है तभी देते हो। और फ्रूसेमाइड जब चलता है तो पोटेशियम का हम हमेशा मॉनिटर करते हैं, क्योंकि फ्रूसेमाइड क्या करता है, हाइपोकैलेमिया कर देता है, ना कि हाइपर। मेटोप्रोलोल क्या होता है, इसका भी कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है K+ इवॉल्वेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 30 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, उसको हिस्ट्री किसकी है बेटा, एस्थमा की उसको हिस्ट्री है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट है। उसको एकदम से क्या हो गया, अक्यूट एक्सर्वेशन हो गया है। पेशेंट रिसीव कर रहा है ऑक्सीजन थेरेपी और उसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है क्या, एल्ब्यूट्रोल दिया जा रहा है वाया नेबुलाइजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कि पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है ट्रीटमेंट को, पीक रेस्पिरेटरी फ्लो रेट, फोर्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड रेस्पिरेटरी रेट। तो इसका सही आंसर क्या जाने वाला है, PEFR, पीक रेस्पिरेटरी फ्लो रेट। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको इसका रेशनल अच्छे से बताती हूं मैं। पीक रेस्पिरेटरी फ्लो रेट क्या होता है, पहले बेटा ये तो क्या है, एक बेड साइड टेस्ट है, ठीक है। ये क्या है, बेड साइड, जो बेड के साइड में ही कर लिया जाता है, बेड साइड टेस्ट है। इसमें क्या करता है, एयर फ्लो, मतलब पेशेंट जो होता है फूंक मारता है, इसमें फोर्स एक्सलेशन करता है। फोर्स जब एक्सलेशन करेगा तो हम उसका देख लेंगे कि एयर फ्लो मैक्सिमम इसका कितना है। क्या देख लेंगे,
मैक्सिमम एयर फ्लो इसका कितना है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने डिग्री का उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। क्या हो रखा है, कितने डिग्री का उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। ये क्या है, मोस्ट प्रैक्टिकल वे है मॉनिटर करने का ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी इन अक्यूट एस्थमा। फिर से ये लाइन सुन लो, मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मॉनिटर improvement after bronchodilator therapy in acute asthma। ये चीज ध्यान रखना। तो राइज PEFR इंडिकेट क्या कर रहा है कि एयरवे ओपन है और ट्रीटमेंट क्या है, इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। ये क्या है, मेजर किया जाता है किससे, स्पायरोमेट्री से। ये स्पायरोमेट्री से क्या किया जाता है बेटा, मेजर किया जाता है। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। क्या है ये, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। किसका टेस्ट है ये, लंग फंक्शन का। लंग फंक्शन टेस्टिंग जब आप करोगे तो आप किससे पता लगाओगे, वो लगाओगे आप फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। सी क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है यहाँ पे, पल्स ऑक्सीमेट्री जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है इंश्योर करने के लिए ऑक्सीजनेशन। ओनली इफ टेल्स दैट यू अबाउट ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। मतलब पल्स जो ऑक्सीजन होती है वो क्या बताती है कि ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कितना है। तो इससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर नहीं जाने वाला है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट जो है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट क्या है, एक सब्जेक्टिव क्लिनिकल साइन है। आपको कैसा पता चलेगा कि ये दवाई चल रही है, और रेस्पिरेटरी रेट का पता करके काउंट करके आप पता लगा लोगे कि हाँ ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। ये बेटा जस्ट और जस्ट क्या है, सब्जेक्टिव क्लिनिकल साइन है, तो इससे भी पता नहीं चलेगा, हमें कोई टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट तो दोनों सिर्फ यही है। टेस्ट में ये टेस्ट तो हमारा है ही प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट, बेड साइड टेस्ट, ये हमें किस में काम आता है, लंग फंक्शन टेस्टिंग में। तो ये आपको मैंने बता दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको हिस्ट्री किसकी है, डिमेंशिया की है और हाइपरटेंशन भी उसको है। एकदम से उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया, किस कंडीशन के साथ, वो एजिटेशन है और एग्रेशन दिखा रहा है। कौन सा आप इंटरवेंशन करोगे, हैलोपेरिडोल लगा दोगे, फिजिकली रिस्ट्रेन कर दोगे उसको, काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट दोगे, और क्या करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिंग लोराज़ेपेम दोगे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या जाने वाला है, काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट। अरे बेटा कोई पेशेंट आया, डिमेंशिया भी छोड़ो, आप नॉर्मली कोई पेशेंट आया चिड़चिड़ा होके, एग्रेशन होके आपके पास, तो आप उसको पहले बोलोगे ना कि शांत हो जाओ, पानी पी लो, अच्छे से बैठ जाओ, हवा खा लो, शांत हो जाओ, फिर बात करते हैं। तो यही करना है यहाँ पे। सबसे पहले ये थोड़ा ना कि आते उसको दवाई लगा दोगे आप, ऐसे थोड़ी ना करना है। तो उसका सही आंसर क्या जाएगा, काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट। जब नॉन फार्माकोलॉजिकल चीजें फेल हो जाती हैं, इससे भी शांत नहीं हो रहा, तब हम दवाइयों की ओर जाते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हैलोपेरिडोल देते हैं। फिजिकली रिस्ट्रेन नहीं करते हैं, इससे क्या होगा, हार्म हो सकता है, पेशेंट को चोट लग सकती है ज्यादा। ठीक है, लोराज़ेपाम देंगे उसको, तो देखो उसको ना इस कंडीशन में डिमेंशिया कंडीशन है, इसमें क्या होता है, पेशेंट थोड़ा कंफ्यूजन में भी होता है। अगर आपने लोराज़ेपाम दे दिया तो उसका जो कंफ्यूजन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, वर्सन कंडीशन में वो चला जाएगा। इसलिए हम लोराज़ेपाम यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन जो ऊपर पढ़ाया था वैसे ही, बस इसमें एक जो ऑप्शन है उसको हटा के उसके जगह कुछ और लिख दिया। क्या लिख दिया, सीओपीडी का पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, अक्यूट एक्सर्बेशन में है। सेम क्वेश्चन है बेटा, देखो ऑक्सीजन ले रहा है, ब्रोंकोडायलेटर से उसको चल रहा है, नेबुलाइजर, बता दो कि ये जो ब्रोंकोडायलेटर चल रहा है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। तो कौन से ऑप्शन से पता चलेगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन गलत है, ऊपर बताया था क्यों गलत है, एक्सपायरी डेट भी क्या है वो भी गलत है। ये किसके लिए काम आता है, लंग फंक्शन टेस्ट के लिए काम आता है। इसका सही आंसर क्या जाएगा, एट्रियल ब्लड गैस रिजल्ट। अब कुछ बच्चे क्या हो गए, ऑप्शन देखते हैं बताएंगे कि मैम ऊपर का वो था क्या, PEFV था, जो भी था, ठीक है वो सही था, तो वो नहीं है तो अब ये सही होगा, नहीं ये गलत है। मैंने क्या बोला, ये सिर्फ किसके लिए काम आता है बेटा, लंग फंक्शन टेस्ट के लिए काम आता है। यहाँ पे एट्रियल ब्लड गैस है, ये आपको बताएगा कि कितनी CO2 रिटेंशन हो रहा है। ठीक है, CO2 रिटेंशन कितना हो रहा है, कितना pH है। ठीक है, आपको पता है COPD में क्या होता है बेटा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। क्यों होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि CO2 जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, रिटेंशन होता रहता है अंदर अंदर। CO2 का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर, आपको ये चीज पता है। तो जब ABG का रिजल्ट आएगा और अगर उसको ब्रोंकोडायलेटर्स चल रही है तो डायलेटर्स की वजह से CO2 बाहर निकलेगी तो एसिड का लेवल कम होगा। तो जब रिजल्ट आएगा तो क्या शो करेगा कि CO2 रिटेंशन जो है वो कम हो गया है और एसिडिक जो नेचर था वो भी कम हो गया, बल्कि कम हो गया मतलब ये नहीं कि एसिड और ज्यादा बढ़ गया है, कम हो गया मतलब कि CO2 रिटेन जो थी वो बाहर निकल गई है और बेटर ऑक्सीजनेशन पेशेंट कर पा रहा है। तो ABG इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पे
एक 35 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, उसको क्या है, HIV है, उसको क्या क्या सिम्टम वो शो कर रहा है, फीवर, हेडेक, कंफ्यूजन। उसका CD4 काउंट कितने पे चला गया, 50 पे चला गया है। इनमें से बताओ कि कौन सा क्या करेगा, ये सिम्टम कॉज करेगा। देखो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये क्या होता है, ये न्यूरो डेफिशिएट चीजें करता है। ये यूजुअली क्या करता है, न्यूरो डेफिशिएट। तो न्यूरो डेफिशिएट का मतलब क्या है कि ये सीजर लेके आएगा, इसका सिम्टम में क्या आएगा, सीजर ही कॉज करेगा। ठीक है। रिंग एनहेंसिंग लीजन दिखेंगे आपको जब आप इसका MRI कराओगे ना पेशेंट का, तो आपको क्या दिखेंगे, रिंग शेप के आपको लीजन दिखाई देंगे उसके ब्रेन के अंदर। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल चीजें हैं, फीवर, हेडेक, कंफ्यूजन, तो ये तो गलत है, इसको अभी छोड़ देते हैं। सी क्या है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफलोपैथी। इसमें क्या होता है बेटा, विजुअल चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, विजुअल चेंजेस होते हैं। एंड क्या होता है, अटैक्सिया होता है। और MRI क्या दिखाता है कि नॉन एनहेंसिंग डीमाइलेशन दिखाता है। वो भी छोड़ दो, इसके सिम्टम सुन लो, क्या विजुअल चेंज आएगा और अटैक्सिया आएगा। ये भी यहाँ पे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। HIV एसोसिएट डिमेंशिया में आपको ये चीज पता है कि क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, ग्रेजुअल कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लग जाता है। कॉग्निटिव क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। पर उसमें फीवर तो नहीं आता, मतलब फीवर का तो कोई लेना देना नहीं है ना इसके अंदर। मतलब आ सकता है नॉर्मली फीवर डिमेंशिया वाले पेशेंट को, वो एक अलग चीज है। पर डिमेंशिया की वजह से किसी को फीवर आ जाए, वो तो कोई चीज नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, आपको ये चीज पता है, क्या बढ़ जाता है, ICP बढ़ जाता है। और जब ICP बढ़ेगा तो पेशेंट को हेडेक भी होगा, कंफ्यूजन भी होगा, और उसको क्या होगा, फीवर भी आ सकता है। फीवर क्यों आ सकता है, क्योंकि CD4 काउंट क्या है, कम है। यहाँ पे पेशेंट का इम्यूनिटी बहुत कम चला गया है, उसकी वजह से उसको फीवर भी आ सकता है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा इस वीडियो का, 55 साल का एक व्यक्ति है, उसको हिस्ट्री किसकी है, दो चीजें हैं, उसको टाइप 2 डायबिटीज है, उसको क्या है बेटा, क्रोनिक किडनी डिजीज भी है। सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं, बोन पेन हो रहा है, मसल वीकनेस हो रही है। तो इन सब चीजों से बताइए कि इनमें से कौन सी चीज ये सिम्टम करेंगी। देखो क्या दे रखा है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, एंड क्या दे रखा है, डायनामिक बोन डिजीज। इससे पहले ये चीज सुन लो, CKD का क्या सुन लो, यहाँ पे एक तरह से पैथोफिजियोलॉजी सुन लो, CKD की होती क्या है इसमें। जब क्रोनिक किडनी डिजीज होता है बेटा, तो जो किडनी होती है वो एबिलिटी लूज कर देती है, खो देती है, किस चीज की, एक्सक्रीट करने की। क्या एक्सक्रीट करने की, फॉस्फेट। तो जब फॉस्फेट बॉडी में बाहर नहीं निकलेगा, तो फॉस्फेट बॉडी के अंदर बिल्डअप होता रहेगा। वो बिल्डअप होगा तो विटामिन D को वो क्या करेगा, जाके एक्टिवेट करेगा। विटामिन D एक्टिवेट हो चुका है, पर यहाँ पे क्या होगा, गट का अब्जॉर्प्शन, जो गट अब्जॉर्ब कर रही थी कैल्शियम को, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो डिक्रीज कैल्शियम एंड इंक्रीज फॉस्फेट क्या करेगा, पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसको क्या करेगा, जाके बेटा स्टिमुलेट करेगा, ट्रिगर करेगा। जब वो ट्रिगर होगी तो वो क्या रिलीज करेगी, पैराथायरॉयड हार्मोन, वो क्या करेगी, रिलीज करेगी। उसके रिलीज करने से क्या होगा, इससे क्या होगा, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है, बोन रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, बोन का रीअब्जॉर्प्शन, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब ये इंक्रीज होगा बेटा, तो किसके चांसेस देखने को मिलेंगे, बोन पेन के एंड फ्रैक्चर के। मसल यहाँ पे क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और स्केलेटन डिफॉर्मिटी भी आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी बोलते हैं। तो ये क्या है, पैथोफिजियोलॉजी थी पूरी, कि क्रोनिक किडनी डिजीज कैसे क्या कर रही है, पैराथायरॉयडिज्म क्रिएट कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बेटा, इसका सही आंसर जाएगा C। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो लास्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन करा दिए हैं, जाके वो वीडियो जरूर देखो। सिनेरियो बेस ही पढ़ा दिया, इसको अच्छे से पढ़ो। और मैंने आपको 10 ड्रग जो है टेलीग्राम पे बताई है, वो ड्रग तो हमें अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो ओनली 239 ओनली मिनिमम दाम में 239 के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। कोई अमीर नहीं होने वाली बेटा, और आपको पता है कि यूट्यूब जो है वो 40% काट लेता है। तो अगर आप 239 रुपीज़ में खरीद रहे हो, तो मुझे सिर्फ 140 या 150 रुपीज़ ही मुझे सिर्फ मिलने वाले हैं। तो मैं इससे कोई अमीर
नहीं होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि आपकी अच्छे से तैयारी हो, आपको राइट गाइडेंस मिले, जिससे आप इधर कोचिंग से दूसरी कोचिंग में ना भटको। ठीक है, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप में वो ही पढ़ाया जा रहा है जो हमारे पास नोट्स हैं, जो नोट्स हमारे पास हैं, जो हमने बनाए हैं, वो ही आपको हम मेंबरशिप में पढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से आपका क्या हो रहा है, डबल रिवीजन हो रहा है। तो वो भी आप खरीद सकते हो। और अगर आपको इमेज बेस का पीडीएफ चाहिए 99 रुपीज़ के अंदर, या किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट सारी मतलब कलरफुल बनाई हुई है हमने, जो नर्सिंग नोट्स लिखे हैं वो कलरफुल लिखे हैं। मैं आपको एक इमेज भी, एग्जांपल भी दिखा देती हूँ कि कैसे अंदर नोट्स के अंदर, पीडीएफ के अंदर कैसे इमेजेस हैं। देखो ये एक इमेज है, इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ऐसे ही सारे आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, तो आप हमसे सारे पीडीएफ परचेज कर सकते हो, सारे नोट्स, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी। आपको सिर्फ क्या करना है, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना है। कौन से नंबर पर, 9116765424 पर, और हम आपको सारे पीडीएफ नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे बिल्कुल मिनिमम दाम में। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इमेज बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, हम भी आपको करवाएंगे एग्जाम तक। तो ये था इस वीडियो के बारे में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।